दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद ममता अपने सामने खड़ी युवती को पहचान नहीं पाई थी। मुझे आपने करीब महीने भर पहले दुल्हन के वेश में देखा था मैडम। मैं मयंक प्रजापति की पत्नी रितु हूँ। उसने शर्माते मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया तो ममता मन ही मन चौंक पड़ी। मयंक के साथ में नहीं आया है? नहीं, आपसे मिलने मैं आज अकेली ही आई हूँ। आओ अंदर आ जाओ। अपनी आंतरिक बेचैनी को काबू में रखते हुए ममता जबरदस्ती मुस्कुराई और रितु का हाथ पकड़कर उसे ड्राइंग रूम की तरफ ले चली। ममता मयंक की बॉस थी। उनके हाव भाव से कुछ कुछ जाहिर हो रहा था, मानो उन्हें रितु का बिना पूर्व सूचना दिए यहाँ घर पर आना पसंद नहीं आया हो। बहुत छोटे से औपचारिक वार्तालाप के बाद उन्होंने रितु से कुछ रूखे स्वर में पूछा, मयंक क्यों साथ नहीं आया? उन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं आज दोपहर से बहुत परेशान हूँ मैडम। रितु अब सहज होकर नहीं बोल पा रही थी। क्यों? किसी ने फ़ोन करके मुझे जो बताया है उसने मेरी सुख शांति हर ली है। क्या बताया है किसी ने तुम्हें फ़ोन करके? यही कि मेरे पति मयंक और आपके बीच गलत तरह के संबंध हैं। व्हाट नॉनसेंस! ममता एकदम से गुस्सा हो उठी। मैं मयंक की बॉस हूँ, रखैल नहीं। क्या तुमने मयंक से इस विषय पर चर्चा की है? नहीं मैडम। तुम मेरे पास किस लिए आई हो? मुझसे लड़ने झगड़ने? ममता ने उसे गुस्से से घूरा। बिल्कुल नहीं मैडम। रितु फौरन हड़बड़ा उठी। मेरी मम्मी का घर आपके घर के पास है। मैं बहुत परेशान थी, सो पहले मम्मी के पास गई। उनसे मिलकर मन शांत नहीं हुआ तो आपसे मिलने चली आई। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे लगा कि अगर आप समझा कर मुझे तसल्ली दे देंगी तो मेरा मन जरूर शांत हो जाएगा। इन मामलों में समझने समझाने जैसा कुछ नहीं होता है रितु। मेरी जैसी सफल पर तलाकशुदा औरतों के बारे में अफवाहें उड़ाकर उनका चरित्र हनन करने में लोगों को मज़ा आता है और समझदार इंसान को उनकी बकवास पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जी, तुम शांत मन से घर जाओ। मयंक और मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। जी, औरत का ऐसी खुराफातें औरत को ही ज़्यादा सूझती है। अगर ये पागल औरत फिर से कभी फ़ोन करे तो तुम उसे इतनी बुरी तरह से डांटना कि उसकी दोबारा फ़ोन करने की हिम्मत ही ना हो। मैं ऐसा ही करूँगी मैडम। गुड। क्या यहाँ से तुम अपने घर जाओगी या मम्मी के घर? मैं मम्मी के पास जाऊँगी। मयंक मुझे वहीं लेने आएंगे। तुम चाय लोगी या ठंडा? नहीं मैडम, मुझे ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं रितु। फिर कभी मन में परेशानी हो तो तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, पर पहले फ़ोन ज़रूर कर लेना। मेरा नंबर तुम्हें मयंक दे देगा। उसे विदा करने के लिए ममता झटके से उठ खड़ी हुई। थैंक यू। रितु को विदा करने के बाद ममता टेंशन और गुस्से का शिकार बन गई। कुछ मिनट उन्होंने सोच विचार में बिताए और फिर अपने मोबाइल से मयंक का नंबर मिलाया। उन्होंने जब मयंक को रितु से हुई वार्तालाप की जानकारी दी तो वह हैरान हो उठा। मुझसे रितु ने इस बारे में कोई बात नहीं की। मुझे जरा भी भनक होती तो मैं उसे ज़रूर आपके पास आने से रोक देता। मयंक की आवाज़ बता रही थी कि पूरी बात सुनकर उसे तेज धक्का लगा था। उसे आज पहले कुछ डराओ, धमकाओ और फिर बाद में प्यार से समझाना। मयंक, मैं नहीं चाहती कि भविष्य में वो फिर कभी मुझसे मिलने आए। ममता ने कठोर लहजे में उसे हिदायत दी। मैं ऐसा ही करूँगा। ऑफिस में ऐसी कौन औरत हो सकती है जिसने रितु को फ़ोन किया होगा? मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ। हमें आगे ज़्यादा होशियार रहना होगा मयंक। मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे? यही कि इस बार टूर पर मेरी जगह तुम्हारे साथ कोई और चला जाए तो ठीक रहेगा। बेकार की बातें मत करो। तुम ही मेरे साथ चलोगे। शादी करके क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने की सोच रहे हो? मैंने तुम्हें इतने ऊंचे पद पर इसलिए तो पहुंचाया है कि तुम मेरा साथ ना छोड़ोगे। तुम तो जानते ही हो कि गुप्ता इस पद को चाहते थे, पर तुम्हें यह पद अपने संबंध के कारण मिला है। अब इसे ख़त्म करने की सोचना भी नहीं। तुम मेरे कहने का गलत मतलब? मयंक, पिछले 2 सालों से हमारे बीच जो रिश्ता बना है उससे हम दोनों का फ़ायदा हुआ है। हर महीने के 3-4 दिन के टूर में ही तो तुम्हारा साथ मिलता है। मेरी सिफारिश पर तुम्हें 2 सालों में कई प्रमोशन मिले हैं। अगर तुमने इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की तो मैं यह ऑफिस छोड़ जाऊंगी या तुम नई नौकरी ढूंढ लेना। ममता ने अपने से 5 साल छोटे मयंक को साफ शब्दों में धमकी दे डाली। ऐसी कोई बात मेरे दिमाग में उठी भी नहीं है। मयंक ने बेचैन लहजे में उसे फौरन आश्वस्त किया। गुड नाइट। ममता ने विजयी भाव से मुस्कुराते हुए झटके से संपर्क काट दिया।
मयंक की जब ममता से बात हुई तब वो अपनी ससुराल की तरफ जा रहा था। ममता से मिली धमकी ने उसका मूड खराब कर दिया। मन को शांत करने के लिए उसने अपनी मोटरसाइकिल को अपने सबसे अच्छे दोस्त समीर के घर की तरफ घुमा दिया। समीर को लेकर वो पास के पार्क में आया और बड़े ही संजीदा स्वर में उससे बोला, तुझे मेरी कसम है, मुझसे झूठ मत बोलना। बात क्या है? समीर उलझन का शिकार बन गया। कल शाम तेरे मेरे बीच जो बात हुई थी, क्या वह तूने रीतू को बताई है? तेरी बॉस ममता के साथ चल रहे तेरे चक्कर वाली बातें? हाँ, मैं वो बातें रीतू को क्यों बताऊंगा? तेरी विवाहित जिंदगी की सुख शांति नष्ट करके मुझे क्या मिलेगा? वैसे हुआ क्या है? रीतू कुछ देर पहले ममता से मिलने पहुंची थी। उसका कहना है कि किसी औरत ने फ़ोन करके उसे ममता और मेरे बीच चल रहे चक्कर की जानकारी दी थी और तुझे शक है कि उसे ये जानकारी मैंने दी थी। हाँ, मैं ऐसा बेवकूफ़ नहीं हूँ। अब तू क्या करेगा? रीतू को समझाना पड़ेगा कि वो ममता से फिर कभी मिलने ना जाए, नहीं तो मेरी नौकरी जाती रहेगी। तेरी जान भी अजीब मुसीबत में फंसी हुई है। ममता से संबंध तोड़ेगा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उसको खुश करना चालू रखता है तो किसी न किसी दिन रीतू को सब मालूम पड़ सकता है और तब ना जाने क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा भावुक है समीर। मैंने उसके साथ बेवफाई की तो वो अपनी जान दे देगी। उसके भाई लोग मेरी जान ले लेंगे। उसका एक भाई सेना में है, एक पुलिस में। मेरा उससे झगड़ा करने का कोई मन नहीं है। आजकल ज़बरदस्त मंदी का दौर वैसे ही चल रहा है। नई नौकरी मिलना आसान भी तो नहीं है। समझ में नहीं आता कि इस समस्या को कैसे सुलझाऊं। कोई ऐसी तरकीब बता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोनों दोस्तों ने कुछ देर और माथापच्ची की, पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए। उस रात मयंक और रीतू अपने घर 11 बजे के बाद पहुंचे। कपड़े बदलने के बाद रीतू को अपने सामने बिठाकर मयंक ने उसकी ममता से हुई मुलाकात का जिक्र छेड़ा। वो मेरी बॉस है स्वीटहार्ट। उस अनजान औरत के फ़ोन के बल पर तुम्हें ममता मैडम से मिलने उनके घर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी औरत कभी ना थी और न कभी आएगी। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। वे हमारे जीएम की रिश्तेदार हैं और उनकी नाराज़गी मेरी नौकरी छुड़वा सकती है। मयंक ने प्यार भरे भावुक लहजे में रीतू को समझाया तो वो फिर कभी ममता से न मिलने जाने को फौरन मान गई। लेकिन रीतू ने अपने वचन को निभाया नहीं। वो 2 दिन बाद शाम को अकेली फिर से ममता के घर बिना कोई सूचना दिए पहुंच गई। कैसे आई हो? दरवाज़ा रोक कर खड़ी ममता ने नाराज होकर उससे ये सवाल पूछा तो रीतू की आंखों में फौरन आंसू भर आए। आज फिर उस औरत का फ़ोन आया था मैडम। रीतू ने रवासी आवाज़ में उसे जानकारी दी। तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। तुम अपने घर जाओ रीतू। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार समझाती रहूं। प्लीज़ मैडम, मैं कुछ देर आपके साथ बैठ लूँगी तो मेरी तबीयत संभल जाएगी। सॉरी, तुम अकेले ही या मैं के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाओ। मुझे तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ममता दरवाज़ा बंद करना चाहती थी पर रीतू ने अचानक रोना शुरू कर दिया तो वह बहुत परेशान हो उठी। ममता अपने पड़ोसियों की दिलचस्पी का केंद्र बनकर उनके उल्टे सीधे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने मजबूरन जल्दी से रीतू का हाथ पकड़ा और उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। मैं मयंक को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ मैडम। अगर हमारे रिश्ते में कभी कोई दरार पैदा हो गई तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। आप मेरी इस डायरी को पढ़ेंगी तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि मैं उन्हें कितना ज़्यादा चाहती हूँ। सुबह रही रीतू ने अपने पर्स में से निकालकर एक डायरी ममता को पकड़ा दी। ममता उस डायरी को नहीं पढ़ना चाहती थी पर रीतू ने हाथ जोड़कर गुजारिश की तो उसने डायरी को बीच बीच में से पढ़ना शुरू कर दिया। रीतू ने अधिकतर पन्नों पर मयंक के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। उसके लिखे शब्दों को पढ़कर कोई भी समझ सकता था कि वह मयंक के प्यार में पागल थी। उसने जो 2 दिन पहले लिखा था उसे पढ़कर ममता परेशान हो उठी। अगर मयंक ने उसे धोखा दिया तो वह आत्महत्या कर लेगी। इस वाक्य को रीतू ने कई बार लिखा था। उस दिन दोपहर को रीतू ने लिखा था, आज फ़ोन करने वाली औरत ने अपने बेटे की कसम खाकर ममता और मयंक के बीच गलत संबंध होने की बात कही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मयंक का किसी दूसरे विभाग में तबादला हो जाए तो अच्छा हो। मेरे मन ने उल्टी सीधी कल्पना करना नहीं छोड़ा तो मैं ना जाने क्या कर बैठूं। डायरी के इस पन्ने से नज़रें उठाकर ममता ने सिर झुकाकर बैठी रीतू की तरफ देखा तो वो उन्हें सचमुच पागल सी नज़र आई। उन्हें लगा कि यह अत्यधिक भावुक लड़की कैसा भी कदम उठाने में सक्षम है। उन्होंने गहरी सांस खींचकर रीतू को फिर से समझाना शुरू किया।
वह उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। तुमने इस मामले में ज़्यादा समझदारी नहीं दिखाई तो तुम्हारे साथ साथ मयंक भी परेशान हो जाएगा। उस फोन करने वाली औरत की आवाज़ पहचानते ही तुम फोन काट दिया करो। परेशान करने वाली झूठी बातों को दिमाग में घुसाने का कोई फायदा नहीं है रितु। अंत में ममता ने उससे ऐसा कहा और उठ खड़ी हुई। वह चाहती थी कि रितु अब अपने घर चली जाए, पर ऐसा हो नहीं सका। मैं मयंक को कितना तंग कर रही हूँ, वो आज फिर मुझे बहुत डांटेंगे। रितु अचानक रोने लगी तो ममता का दिल किया कि वह उसका सिर फोड़ डाले। रितु को शांत करने में ममता को घंटा भर लगा। उसे विदा करने के बाद वो देर तक अपनी कनपटियाँ मसलती रही, क्योंकि उसका सिर दर्द से फट रहा था। अगले दिन मयंक को अपने कक्ष में बुलाकर ममता ने उससे बहुत झगड़ा किया। रितु का जब दिल करता है वो मुझे परेशान करने मेरे घर चली आती है। क्या तुम्हारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है अपनी पत्नी पर? ममता गुस्से से फट पड़ी। मैं आज जाकर उसकी अच्छी तरह खबर लेता हूँ। ममता की नाराजगी दूर करने के लिए मयंक ने तेज गुस्से का प्रदर्शन किया। उसके साथ मारपीट मत करना प्लीज़, वो पागलपन की हद तक भावुक है। उसने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो हम दोनों के लिए ही समस्या खड़ी हो जाएगी। कुछ न कुछ सख्त कदम तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। गुस्से से कम और समझदारी से ज़्यादा काम लेना प्लीज़। ममता ने ऐसी हिदायतें देकर उसे कक्ष से बाहर भेज दिया। उस रात 10 बजे करीब मयंक ने ममता को फ़ोन किया। डर और घबराहट के कारण उसकी आवाज़ कांप रही थी। रितु ने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया है, वो सिर्फ रोए जा रही है। अब तुम ही आकर उसे समझाओ। मयंक ने घबराए स्वर में उससे गुजारिश की। क्यों रो रही है वो? गुस्से में आकर मैंने उस पर हाथ उठा दिया था। मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी तुमने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की? ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। तुम जल्दी से यहाँ आकर उसे। मैं नहीं आ रही हूँ मयंक। उस पागल ने अगर अपनी जान लेने की कोशिश की तो मैं भी बेकार के झंझट में फंस जाऊंगी। जब तक उसे समझा ना लो तुम भी मुझसे दूर ही रहना। बेहद चिंता से भरी ममता ने झटके से अपना फ़ोन काटने के बाद उसे स्विच ऑफ भी कर दिया था। उस रात रितु ने शयन कक्ष का दरवाज़ा तो घंटे भर बाद खोल दिया, पर उसकी नाराज़गी के चलते मयंक को ड्राइंग रूम में सोना पड़ा। रात भर ममता और मयंक दोनों ही ढंग से सो नहीं सके, पर रितु के खर्राटों की आवाज़ मयंक ने रात में कई बार सुनी थी। अगले दिन शाम को ममता ऑफिस से घर लौटी तो उसने कुछ दूरी से रितु को अपने घर की सीढ़ियों पर बैठे देख लिया। उसका सामना करने की हिम्मत वो अपने अंदर नहीं जुटा सकी और वापस घूमकर अपनी एक सहेली के घर चली गई। जीएम से कहकर अगले दिन ही ममता ने मयंक के दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र के ऑर्डर निकलवा दिए। उसने मयंक से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। मयंक ने जब शाम को अपने ट्रांसफ़र की खबर रितु को सुनाई तो उसने गहरी सांस खींचते हुए कहा, अब मेरा मन शांत रह पाएगा। अब तो उस औरत का फ़ोन आने से तुम परेशान नहीं होगी। मयंक ने उसे छाती से लगाकर सवाल पूछा। रितु ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और एक रहस्यमयी सी मुस्कान होठों पर सजाकर बोली, मैं अतीत को महत्व नहीं देती हूँ जनाब। हमें तो बस एक ही बात का ध्यान रखना होगा। किस बात का? अपने ड्राइंग रूम में हमें धीरे बोलना चाहिए। इस खिड़की के पास बाहर खड़ा हुआ इंसान अंदर की सारी बात सुन सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। देर सवेर समझ जाओगे जी। अभी तो मैं आपको आपका मनपसंद सूजी का हलवा बनाकर खिलाती हूँ। रितु ने उसके गाल पर एक छोटा सा चुंबन अंकित किया और प्रसन्न अंदाज में रसोई की तरफ बढ़ गई। कुछ दिन पहले ड्राइंग रूम की खिड़की के बाहर खड़े होकर उसने मयंक और समीर के बीच हुई बात को सुन लिया था। रितु के पास सोने का दिल है समीर, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूँ। मेरी नौकरी जाए तो जाए, पर मैं ममता के साथ अब कभी नहीं सोऊंगा। मयंक की इस बात को सुन रितु ने अपनी सारी नाराज़गी को भुलाकर उसकी सहायता करने का फैसला किया था। मयंक के कैरियर को नुकसान पहुंचाए बिना उसने ममता के चुंगल से उसे छुटकारा दिला दिया था। योजना बनाकर उसने ममता की सुख शांति को नष्ट कर दिया था। उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि उससे दूर रहने के लिए ममता ने मयंक को अपने से दूर करने का फैसला खुद ही कर लिया था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।